देखिए, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 ऐसे मिड कैप फंड के बारे में जिन्होंने मार्केट के अंदर अलग ही अपनी पहचान बनाकर रखा हुआ है, अलग ही तरीके से हड़कंप मचा कर रखा हुआ है। तो तीनों ही फंड, ऑफ कोर्स तीनों ही फंड बहुत ही बेस्ट है, किसी का जवाब नहीं है। लेकिन हम यहाँ पर इसलिए नहीं वीडियो बना रहे हैं, बल्कि हम इसीलिए वीडियो बना रहे हैं और इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि बेस्ट तो तीनों हैं, लेकिन उन तीनों में सबसे ज़्यादा बेटर कौन सा है। हम ये पूरी टोटली कंपैरिजन करेंगे तीनों फंड के अंदर में। हम जो मेन चीज़ें हैं, जो बिल्कुल बारीक चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ों को हम एनालाइज करेंगे। उसके बाद टोटली एनालिसिस के बाद हम ये डिसीजन करेंगे कि तीनों फंड में कौन सा फंड बेहतर है, प्लस आपको निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, किस तरह के इन्वेस्टर्स को इस खास तौर से इन 3 मिड कैप में निवेश करना चाहिए, इसके ऊपर भी हम डिटेल्स में बात करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं मार्केट से रिलेटेड और भी दूसरी जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है वो मैं अपडेट आपको वहाँ पर शेयर करता रहता हूँ, समझ रहे ना। हो सके तो ऑल सोशल मीडिया पे आप फॉलो करिए, क्योंकि कनेक्ट रहना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहला फंड जो होने वाला है वो मोतीलाल ओसवाल का होने वाला है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड होने वाला है। दूसरा क्वांट मिड कैप फंड है और तीसरा HDFC मिड कैप फंड है, समझ रहे हैं। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड है, समझ रहे हैं, बहुत ही बेस्ट है। तो हम टोटली कंपैरिजन यहाँ पर देखते हैं। पूरा डेटा वगैरह मैंने लिख कर रखा हुआ है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें रेटिंग की, तो रेटिंग के मामले में आप देख सकते हैं मोतीलाल ओसवाल की 5 स्टार की रेटिंग है और क्या कहते हैं क्वांट की भी 5 स्टार की रेटिंग है, लेकिन HDFC की 4 स्टार की रेटिंग है। तो रेटिंग के मामले में अगर देखा जाए तो मोतीलाल ओसवाल और क्वांट ये दोनों बराबर है, इसीलिए मैंने यहाँ पर प्लस का निशान लगाया है। चलिए एक वेल के निशान में लगा देता हूँ। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई। फंड एज की अगर बात की जाए तो 10 साल 6 महीने हो चुके हैं मोतीलाल ओसवाल के, और क्वांट की अगर बात की जाए तो 11 साल 8 महीने हो चुके हैं, इसके भी 11 साल 8 महीने हो चुके हैं। तो इस मामले में अगर आप देखें तो मोतीलाल फंड एज के मामले में कम है, 1 साल छोटा है, समझ रहे हैं ना, 1 साल कुछ महीने छोटा है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो क्वांट और HDFC ये दोनों सेम हैं। उसके बाद आ जाता है फंड साइज। तो फंड साइज की अगर मैं बात करूँ तो 14,446 करोड़ का फंड साइज है मोतीलाल ओसवाल का। क्वांट के फंड साइज अगर देखें तो 9,283 करोड़ का है। और उसके बाद HDFC का अगर फंड साइज देखें तो 75,382 करोड़ का है। यानी फंड एज के मामले में फंड साइज के मामले में अगर देखा जाए तो सबसे नंबर 1 पे आ जाता है HDFC, समझ रहे हैं ना। मैंने यहाँ पर लिख कर रखा हुआ है नंबर 1, समझ रहे हैं ना। उसके बाद रिटर्न्स की अगर बात की जाए तो हम देखते हैं कि किस टाइम ड्यूरेशन में कौन एक नंबर पे आता है, कौन बेटर रिटर्न्स देकर रखा हुआ है किस टाइम ड्यूरेशन में। रिटर्न्स की अगर बात करें तो वहाँ पर मैंने 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर्स का मैंने रिटर्न्स लिख कर रखा हुआ है, समझ रहे हैं ना। सबसे पहले 1 ईयर का रिटर्न्स देखा जाए तो मोतीलाल ओसवाल ने 61% का रिटर्न्स दिया है। वहीं पर क्वांट की अगर बात की जाए तो 53% का रिटर्न्स दिया है। वहीं पर HDFC ने 46% का रिटर्न्स दिया है। तो 1 ईयर का जो रिटर्न्स रहा है वो मोतीलाल ओसवाल का बहुत ही बेस्ट रिटर्न्स रहा है। तो इस मामले में यानी 1 ईयर के टाइम फ्रेम में रिटर्न्स देने के मामले में ये 1 नंबर पे हुआ, समझ रहे हैं ना। उसके बाद 3 ईयर्स के टाइम फ्रेम पर अगर देखा जाए तो मोतीलाल ओसवाल के जो मिड कैप है इसने 38% का रिटर्न्स दिया है, क्वांट ने 32% का रिटर्न्स दिया है। वहीं पर अगर देखा जाए HDFC का तो इसने 29% का रिटर्न्स दिया है। तो इस मामले में भी देखा जाए यानी 3 ईयर्स के टाइम फ्रेम पर भी रिटर्न्स के मामले में मोतीलाल ओसवाल 1 नंबर पे है, समझ रहे हैं। यहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ है। 5 ईयर्स के अगर टाइम फ्रेम पर देखें तो 5 साल में 35% का रिटर्न्स दिया है। वहीं पर 39% का रिटर्न्स रहा है क्वांट मिड कैप का। और उसके बाद HDFC मिड कैप का जो रिटर्न्स रहा है वो कितने परसेंट, 32% का रिटर्न्स रहा है। तो 5 ईयर्स के टाइम फ्रेम में देखा जाए तो यहाँ पर क्वांट मिड कैप जो है वो 1 नंबर पे रिटर्न्स के मामले में आ गया, समझ रहे हैं ना। लेकिन HDFC की अगर बात करूँ तो अभी भी पीछे है, समझ रहे हैं। उसके बाद 10 ईयर्स की रिटर्न्स की अगर बात आती है तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप ने 23% का रिटर्न्स दिया है। वहीं पर क्वांट मिड कैप ने 21% का रिटर्न्स दिया है और HDFC ने 20% का रिटर्न्स दिया है। तो 10 ईयर्स के रिटर्न्स के मामले में भी यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल आगे की तरफ निकलता हुआ जा रहा है, मतलब 1 नंबर पे है ये फंड। अब यहाँ पर ये 10 ईयर्स के जो रिटर्न्स हैं तीनों ही फंड के, इन तीनों फंड के 10 ईयर्स के रिटर्न्स को लेकर मैंने कैलकुलेशन किया है, समझ रहे हैं ना। कैलकुलेशन किस हिसाब किताब से वो अब आप इसको ज़रा समझ लीजिए। 5,000 रुपये की SIP अगर आज से 10 साल पहले आपने मोतीलाल ओसवाल के फंड में किया होता तो टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट कितने हो गए होते, 6 लाख रुपये हो गए होते। 6 लाख रुपये तीनों ही फंड में हो गए होते।
5,000 की SIP आज से 10 साल पहले आपने स्टार्ट किया होता और उसको अभी तक आपने जारी रखा होता लगातार 10 ईयर्स तक, तो इन्वेस्टेड अमाउंट कितने हो जाते हैं? 6 लाख रुपये हो जाते, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है 6 लाख रुपये, समझ रहे हैं। तो उन 6 लाख की वैल्यू आज की डेट में यानी 10 साल के बाद कितनी होती? 20,31,331 रुपये। अगर कॉन्ट मिड कैप में आपने ये SIP किया होता 5,000 की SIP आज से 10 साल पहले, तो ये अमाउंट उसकी वैल्यू आज के डेट में कितनी होती? टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट तो 6 लाख रुपये ही होते, लेकिन यहाँ पर उसकी वैल्यू होती कितनी? 18,66,951 रुपये। और वही 6 लाख रुपये अगर टोटली आपने आज तक जमा किया होता है SIP के जरिए 5,000 रुपये मंथली करके, तो उसकी वैल्यू HDFC के अंदर कितनी होती? 18,08,335 रुपये, समझ रहे हैं। और सेम चीज़ें यहाँ पर अगर देखें अमाउंट में अगर हम चेंजेस लाएं, 10,000 रुपये की SIP आज से 10 साल पहले आपने किया होता, स्टार्ट किया होता इस फंड के अंदर, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप के अंदर, तो टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट 10 साल के बाद आपके 12 लाख रुपये हो गए होते। कितने हो गए होते? 12 लाख रुपये। उस 12 लाख की जो वैल्यू होती 10 साल के बाद यानी आज की डेट में 40,62,663 रुपये होती। और वही पैसे SIP, सेम SIP आपने यहाँ पर किया होता कॉन्ट के फंड में, कॉन्ट मिड कैप में, तो वो कितने होते आज के डेट में? तो वो होते 37,33,902 रुपये। और सेम चीज़ें अगर आपने HDFC के फंड में किया होता तो वो अमाउंट आज की डेट में कितने होते? उसकी वैल्यू 36,16,670 रुपये। तो यहाँ पर इस कैलकुलेशन में भी अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मोतीलाल ओसवाल का जो मिड कैप फंड है वो बहुत ही बेस्ट रिटर्न्स दिया है और उसकी वैल्यू कुछ ज़्यादा ही है, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ तक ये बातें क्लियर हो गई। अब आते हैं वो मेन पॉइंट जो हर फंड के अंदर आपको देखना ही देखना चाहिए। अगर आप मुझे काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि किसी भी फंड के अंदर क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, वो चीज़ें आपको पता होगी। तो अब हम मेन पॉइंट पे आते हैं। देखिए अब यहाँ पर रिस्क रेशियोज आ जाते हैं। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिवीजन के मामले में देखें तो मोतीलाल ओसवाल का 14.99 है, समझ रहे हैं ना। उसके बाद 15 पॉइंट यहाँ पर कॉन्ट में देखें तो 15.72 है। उसके बाद यहाँ पर देखिए HDFC में तो इस मामले में 13.37 है। तो इस मामले में HDFC ज़्यादा अच्छा नज़र आता है, क्योंकि कोई भी फंड अच्छा रिटर्न्स देने के लिए कितना ज़्यादा वोलेटाइल होता है, इसी चीज़ को दर्शाता है क्या? स्टैंडर्ड डिवीज़न। उसके बाद शार्प रेशियो ज़्यादा होना चाहिए, तो इस मामले में 1.99 है, समझ रहे हैं ना, 1.99 है। और यहाँ पर देखिए कॉन्ट में देखें तो 1.59 है, 59। उसके बाद यहाँ पर देखें तो 1.72 है। तो इस मामले में ज़्यादातर अच्छा दिख रहा है किसका? मोतीलाल ओसवाल का। ये ज़्यादा रहना चाहिए, शार्प रेशियो ज़्यादा रहना चाहिए। वो ये दिखलाता है कि कोई भी फंड कितना रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स देता है। उसके बाद बीटा रेशियो हमेशा 1 से कम रहना चाहिए। तो यहाँ पर सारे ही के तीनों ही फंड के 1 से कम तो ज़रूर है, लेकिन कम से कम किसका है ये चीज़ हमें गौर करना है। तो यहाँ पर देखा जाए तो 0.86 है, जो कि बहुत कम है। बाकी दो का देखें तो 0.91 है कॉन्ट का। उसके बाद HDFC का देखें तो 0.88 है। मतलब बीटा रेशियो ये दिखलाता है कि किसी भी फंड के ऊपर मार्केट के अप्स एंड डाउन का कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, असर पड़ता है। उसके बाद अल्फा रेशियो। अल्फा रेशियो किसको कहते हैं? कोई भी फंड, इसका जो भी बेंचमार्क है, समझ रहे हैं, इसका बेंचमार्क है निफ्टी मिड कैप 150 TRI, यही इसका बेंचमार्क है, समझ रहे हैं ना। तो तीनों ही फंड का बेंचमार्क सेम ही है, समझ रहे हैं। तो अल्फा रेशियो क्या दिखलाता है? कोई भी फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स से कितना ज़्यादा रिटर्न्स दे रहा है। यानी अगर फंड का रिटर्न 20% है, इंडेक्स ने 15% का दिया, तो ऐसे में फंड का अल्फा कितना हो गया? 5 हो गया, समझ रहे हैं ना। तो अल्फा के मामले में भी देखा जाए तो यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल का फंड ज़्यादा अच्छा नज़र आता है, क्योंकि अल्फा जितना ज़्यादा रहेगा समझिए इंडेक्स से उतना ज़्यादा रिटर्न्स दे पा रहा है वो फंड। इसका सिंपल सा यही मतलब होता है, समझ रहे हैं ना। यहाँ पर कॉन्ट का अल्फा अगर देखा जाए तो 6.23 है, समझ रहे हैं ना। वहीं पर अगर HDFC का अल्फा अगर देखा जाए तो 4.66 है। तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा हाई रिटर्न्स बनाकर मोतीलाल ओसवाल के फंड ने ही दिया है, जैसा कि आपने पीछे भी देखा है। उसके बाद अगर एक्सपेंस रेशियो की बात की जाए तो यहाँ पर 0.58% है, और इसका भी, कॉन्ट का भी और मोतीलाल का, दोनों का सेम ही है। तो इस मामले में दोनों बराबर है। यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिल जाता है, 0.72% है, जबकि इसके रिटर्न्स भी उतने अच्छे नहीं थे। उसके बाद पी रेशियो की अगर बात करें, यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो, यानी
आपको 1 रुपया कमाने के लिए कितने रुपये खर्च करने की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर देखिए मोतीलाल ओसवाल में 68.79 रुपये आपको खर्च करने की ज़रूरत होगी। यहाँ पर 35.75 और यहाँ पर HDFC मिड कैप में आपको 26.14 रुपये आपको खर्च करने की ज़रूरत होगी। तो इस मामले में HDFC ज़्यादा बेटर नज़र आता है, समझ रहे हैं ना। तो ओवरऑल आपने देखा, पूरा डिटेल्स आपको मैंने बता दिया है, जो भी ज़रूरी बातें थी वो सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर करके बता दिया है। अब आपको कौन सा फंड लगता है जो बेटर है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। लेकिन मुझे यहां तक पहुंचने के बाद मैं अपना ओपिनियन बताता हूं कि भाई मुझे तो सबसे बेटर फंड मोतीलाल ओसवाल लगा, समझ रहे हो। दूसरे नंबर पे कोंट लगा और तीसरे नंबर पे HDFC। अगर मैं बात करूं तीनों फंड की तो तीनों ही फंड बेटर है, लेकिन इन तीनों में अगर बेहतर देखा जाए तो आपको मोतीलाल ओसवाल ज़्यादा अच्छा नजर आता है, उसके बाद कोंट मिड कैप अच्छा नजर आता है, उसके बाद HDFC का मिड कैप नजर आता है, समझ रहे। अब यहाँ पर कैसे निवेशक को निवेश करना चाहिए, तो यहाँ पर उन्हीं निवेशक को निवेश करना चाहिए जो कम से कम 5 से 6 साल का टाइम ड्यूरेशन लेकर आए। उससे कम टाइम ड्यूरेशन लेकर आने वाले इन्वेस्टर्स के लिए बिल्कुल इस तरह के फंड नहीं होते हैं मिड कैप कैटेगरी के, चाहे ये तीनों फंड में से कोई फंड हो या इसके अलावा चौथा, पांचवा, छठा कोई फंड हो, समझ रहे हैं ना। मिड कैप स्मॉल कैप में आपको कम से कम इतने टाइम के लिए आना ही चाहिए। मैं तो कहता हूं इक्विटी कैटेगरी का कोई भी फंड है, चाहे वो लार्ज ही कैप है, आपको 5 से 6 साल के लिए तो कम से कम आना ही चाहिए, समझ रहे हैं ना। और यही रियलिटी है, यही हकीकत और सच्चाई भी है। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर भी आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। मैं फिर मिलता हूं किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।